हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ ईएसआई स्टेनो का पेपर जो कि 27 मार्च 2023 में आया था। सिर्फ वन देखेंगे, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन में पकड़ होती है तो आपको आने वाला जो भी एग्जाम रहेगा, जो भी आपका एग्जाम आ रहा है, वो सीएचएसएल का मेंस आने वाला है, सीजीएल आने वाला है, एपीएफओ आने वाला है, सब में आपको काफी बेनिफिट पहुंचेगा इससे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 years एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एट फॉर द फर्स्ट ईयर, 10% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 20% फॉर द थर्ड ईयर विल बी। देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैंने बहुत सारा इस टाइप पे बहुत सारा क्वेश्चन करा रखा है। आप इसको पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा, आप देखिए आपके लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेथड वन, सबसे पहले सक्सेसिव मेथड से देखते हैं इसमें क्या होगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 ईयर है और तीनों के लिए परसेंटेज क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। पहले साल में आपको 5%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 20% है, ठीक है। एक तो है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अगर आपको 3% गिवन है, उसका इफेक्टिव परसेंटेज कितना आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली आप किसी भी दो को पहले इससे आप सक्सेसिव निकालेंगे। दो के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ फॉर्मूला क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है और आपको आना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास A% और B% हो, इफेक्टिव जो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट में कैलकुलेट इफेक्टिव परसेंट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट में यहाँ पे अगर आप परसेंटेज में देख रहे हो कि इतने से इंक्रीज हुआ है तो कितने से इंक्रीज हुआ, तो इफेक्टिव इंक्रीज कितना होगा वो कर सकते हैं। इफेक्टिव जो बनता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको 3% गिवन हो, लेट सपोज A%, B% और C%, ठीक है, तो इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आएगा ये निकाल सकते हैं। ये होता है A प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका इफेक्टिव निकालने का। अगर आपको मान लेट सपोज कि ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है कि 3% का क्या होता है, तो आपका अगर दो का पता है तो भी कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप दो के लिए निकालिए, किसी भी दो के ले लीजिए। मैं सबसे पहले 10 और 20 को ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसको करने में आसान है। तो 10 और 20 को जब आप इफेक्टिव से निकालेंगे तो ये कितना होगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखिए 20 प्लस 10 30 होगा एंड यहाँ पे 2 आएगा, तो 32% यहाँ से आने वाला है इफेक्टिव इंटरेस्ट आपका। और पहले साल में कितना है, 5% है आपका, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपाइल कीजिए कि इन दोनों से इफेक्टिव क्या आने वाला है। तो 32 प्लस 5 करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 32। देखिए, आपको जितना आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, आप उतना करने की कोशिश करिए कि उससे क्या होगा, आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं क्योंकि आपको देखे बाद में जब रिवाइज करें तो आपको आसानी हो। 5 प्लस 32 करेंगे तो 5 प्लस 32 हो गया, यहाँ पे 32 इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली 32 प्लस 5 37 लिख सकते थे, और 32 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 होता है, तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते थे। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 37 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1.6, तो 38.6 आएगा। मिस इन तीनों को मिला के जो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट बनेगा 3 साल में, जो ओवरऑल इंटरेस्ट बनने वाला है, टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज के टर्म में, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 38.6% बनेगा। ओके, ये क्लियर है। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, इस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका डायरेक्टली इफेक्टिव इंटरेस्ट आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, आपको प्रिंसिपल पता है, टोटल इंटरेस्ट पता है, इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट वैल्यू के फॉर्म में कितना होगा, 10, यहाँ पे हमारे पास है 10,000 इंटू 38.6%। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3860 के बराबर, जो कि ऑप्शन 2 है। तो ये तरीका हुआ आपका सक्सेसिव का। दूसरा आपको हम लोग यहाँ पे ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको ये दो मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दो मेथड का यूज करते हैं। आप एक और मेथड से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हम लोग जिस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई हो, मैं वही मेथड आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। अगर वैसा कोई जरूरत पड़ेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी लेकिन इस दोनों मेथड पे आपको पकड़ होना चाहिए, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए, आपके पास टोटल जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है, ठीक है। अब इसमें आपने
तीन तरीके से इंटरेस्ट निकाला। पहले पे आपको क्या मिल रहा है 5%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में ये 20% है। ठीक है, अब आप 10,000 पे पहले 5% निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 10,000 पे 5%, 500 के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट क्या है 10% है, तो पहले तो 10,000 पे आप 10% निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट पहले आया हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो अब इस 500 पे आप फिर से 10% निकालेंगे, तो इस 500 पे आप जब 10% निकाल रहे हैं तो ये कितना होगा 500 का 10%, तो 500 का 10% ये वैल्यू हो जाएगा 50 के बराबर। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आपको थर्ड ईयर में 20% पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल पे कितना आने वाला है, प्रिंसिपल पे आपका आ जाएगा जो है ये आपका 2,000 रुपया। ठीक है, ये आपका 2,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद जो पहला ईयर में 500 आया था उस पे निकालेंगे तो यहाँ पे ये कितना आने वाला है, ये 100 आने वाला है। इस 1,000 पे जो है आप अगर फिर से निकालेंगे 20% तो ये कितना आने वाला है, 200 के बराबर आने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे 50 जो है इस पे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इस पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इस मेथड का क्या खासियत है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप पहले साल, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो कोई थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर किसी भी रिलेशन में आप यहाँ पे डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। तो इस मेथड करने से क्या होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप एक साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये मेथड करने का ये फायदा होता है। ओके, तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना, और देखिए 2 + 2,000 + 1,000 3,000, ये अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट जो है ये आपका इंटरेस्ट आएगा। ये आपका क्या होगा, सीआई होगा। तो ये 3,000 हो गया, प्लस 500 + 1 600 + 2 800 प्लस 60, तो 3,860, ये आपका आंसर होगा। तो मेथड 2 ये हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रे मेथड से। ठीक है, तो ये दोनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A right isosceles triangle has two equal sides of 8 centimeter. Find its area. ओके, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है यहाँ पे, और ये राइट एंगल भी है, तो ये इसका रेशियो क्या होता है 1:1:√2 का। आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और साथ में अगर वो 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे जो साइड का रेशियो होता है ये ध्यान रखना है, ये 1:1:√2 का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गिवन है दो इक्वल साइड जो है वो 8 के बराबर है, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना होगा 8√2 के बराबर होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। आपसे पूछा गया है एरिया, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया जो होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल के केस में फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 8 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 32 के बराबर। ऑप्शन 1 होगा। तो पहले राउंड का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको अगर चाहें तो आप सेकेंड राउंड में भी कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। The cost price of two articles is same. One of the watches is sold at 40% profit and the other watch is sold at 770 more than the first one. If the total profit on selling both the watches is 75%, then find the cost price of each watch. ठीक है, देखिए मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि आपको पहले राउंड में करना चाहिए, दूसरे राउंड में करना चाहिए, उसका रीजन ये है कि आपको पेपर में जो है ना अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, साथ में आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें। अगर आप मान लीजिए हार्ड कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं और भगवान ना करे ऐसा हो और अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं तो एक मेंटल प्रेशर जो बनता है ना, उससे आपका आगे का पेपर खराब हो सकता है। तो इनिशियली आप पेपर को स्मूथली सॉल्व करने का कोशिश करिए, जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो, जिसमें आप कम का मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को पहले करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और मैं हमेशा बोलूंगा अगर आप पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स के पेपर को आप बाकी जो पेपर हो रहा है उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स के पेपर को बाद में अटेम्प्ट कीजिए, इससे आपको फायदा ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के पेपर होता है बहुत बार कि आपका कितना भी स्ट्रांग हो सकता है बहुत बार कि आप प्रेशर में आ सकते हैं। ये क्लियर हुआ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दो वॉच का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक वॉच को आप 40% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, दूसरे वॉच को 770 रुपया यहाँ पे मोड़, पहले वॉच का जितना प्राइस है उससे 770 रुपया ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, उस पर बेच रहे हैं। टोटल प्रॉफिट जो है अगर दोनों का बात करें तो 75% पे प्रॉफिट हो रहा है। ये क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, फर्स्ट वॉच वॉच 1,
यहाँ पे 40% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका कॉस्ट प्राइस 100x है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 40% का प्रॉफिट, तो 40x का प्रॉफिट होगा और ये हो जाएगा 140x के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? वॉच 2 के केस में क्या है कि कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम है, तो मैं इसे भी 100x मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसका जो सेलिंग प्राइस है, जो पहला सेलिंग प्राइस था उससे 770 ज्यादा था, तो 140x प्लस 770 होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप अब इन दोनों का ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है? 200x हो जाएगा। ठीक है, एंड ये वैल्यू कितना हो रहा है आपका? 280 प्लस 770। ठीक है, मैं सेलिंग प्राइस जो ओवरऑल होगा वो कितना होगा? 280x प्लस 770, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 200। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट कितना होने वाला है? तो आप बोलेंगे 80x, 280 में से आप 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80x बचेगा प्लस 770। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 75% का हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट अपॉन ये जो आपका 75% है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है ये, इस आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है ये आपको गिवन है कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? 80x प्लस 770 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 200x के बराबर, 200x के बराबर है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 2x इंटू 75 करेंगे तो ये 150x इक्वल टू 80x प्लस 770। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है? 770 अपॉन 70, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे 11 आएगा। आपसे पूछा गया है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, हर एक वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 11x का वैल्यू पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। ये ध्यान रखना है कि आपको फाइनल वैल्यू क्या चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत बार होता है कि हम लोग जो निकाल रहे हैं वो हमसे नहीं पूछा गया, कुछ और पूछा गया है, तो उस चीज पे आपको हमेशा फोकस, नहीं तो आप क्वेश्चन सही करके भी गलत करेंगे। ठीक है, तो आपको मार्क्स गंवाना नहीं है, गेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:1/5, 3:2/3, when each number is increased by 36 and 48, the respectively the ratio of these number become 9:14. Find the sum of these two number. Okay. देखिए, दो नंबर है यहाँ पे 1 और 2, इसका हमारे पास रेशियो गिवन है, ये 2:1/5 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा? 5 गुना 10 1 11/5, और ये कितना होगा? 3 3 9 2 11, 11/3। ठीक है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3:5। मीन्स पहला नंबर 3 यूनिट होगा, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 5 यूनिट। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 3x के बराबर है तो ये 5x हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे 36 से इंक्रीज कर रहे हैं, आप हमेशा साइन के साथ लिखिए, क्यों मैं कह रहा हूं, इसका आपको बेनिफिट पता चलेगा। और इसको भी आप इंक्रीज कर रहे हैं 48 से। ठीक है, तो फाइनल जो अब रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है? जब इंक्रीज कर दे तो 9:14 का है। अच्छा, मैं ऐसा करने क्यों कह रहा हूँ? इसके बाद आप क्या करते हैं, अगर नॉर्मल कोई होता तो आप यहाँ पे करते 36 3x प्लस 36 अपॉन 5x प्लस 48, और उसके बाद 9/14 करते। फिर आप इसको, क्योंकि ये स्टेप तो आप एक्स्ट्रा ही लिख रहे हैं, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, तो आप यहीं से साइन लिखिए साथ में कि आपको कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। मीन्स ये जो 14 है इसको आप इधर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो 9 है इसको आप इधर दो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, यहाँ पे जो होता ये कितना होता? 14 तिया 42 x प्लस 36 इंटू 14 होता, इक्वल टू 9 इंटू 45, तो 45x प्लस 48 इंटू 14। अब अगर साइन आपने लिखा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे माइनस करना था कि प्लस करना था। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 45 में से 2 जाएगा, 42 जाएगा, तो 3x इक्वल टू 36, एक मिनट, यहाँ पे 9 होगा, इसी करेक्ट कीजिएगा। फोर्टी एट इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 इंटू 14 माइनस 48 इंटू 9, तो x इक्वल टू कितना होगा आपका? 36 इंटू 14 माइनस 48 इंटू 9 अपॉन 3। यहां तक क्लियर है? आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 12, यहाँ पे होगा 16, तो 12 इंटू 14 क्या होता है? देखिए, जब भी आपके पास, ये ध्यान रखना है
अगर आपके पास दो ऐसा नंबर ले कि जिसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का डिफरेंस है, जैसे n है और n+2 है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो आप क्या कीजिए डायरेक्टली इसे कर सकते हैं n+1 का स्क्वायर -1, ये वैल्यू होगा। ठीक है, ये कैसे आ रहा है आप वैसे सोच सकते हैं कि देखिए अगर आपने n लिखा है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, n+1 -1, और इसे आप लिख सकते हैं n+1 +1। तो हमने यहाँ पे बस a+b इंटू a-b का फॉर्मूला यूज किया है, तो n+1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये सब चीज अगर आपको पता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 14 करेंगे तो ये आपका 160, 13 का स्क्वायर 169 -1 करते हैं तो 168 होता है, और 16 नंबर 144 हो जाता है आपका। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू, तो यहाँ पे ये कितना आने वाला है आपका, जो है ये आएगा 2, सॉरी 4 4 8, और यहाँ पे 2 24 आ जाएगा। अब इसको आपको 24 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्यों 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देखिए आपको जो इन दोनों का सम कितना होगा, 3x + 5x 8x के बराबर, सम जो है वो कितना होने वाला है 8x, तो 8 इंटू एक्स करेंगे तो 8x का वैल्यू हमें चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 192 के बराबर। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 circles of same radius are drawn inside a equilateral triangle of side 8 centimeters such that each circle touches the other two circles as well as two sides of the triangle. Then the area of a circle. देखिए आपको अगर पहले 2-3 लाइन का क्वेश्चन है और आपको ज्योमेट्री है, फिगर भी नहीं है, तो आप उसको पहले राउंड के लिए स्किप कर दीजिए, आप नेक्स्ट मूव कर जाइए। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक, ये आप मान लीजिए एक ट्राइंगल आपने ड्रॉ कर लिया एंड इसमें आपने 3 सर्कल ड्रॉ किया है। उल्टा बनाते हैं, तीन इक्वल रेडियस का आपने यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसको आप एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कीजिए, मिसप्लेस कीजिए, जिसका जो है इसको टच कर रहा है। एक रफ डायग्राम में बना रहा हूं, ये आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका अगर आप सेंटर को ज्वाइन कर दे, इनके जो सेंटर है इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे, और ये जो है आपका ट्राइंगल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री ये गिवन है आपको। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर में अगर आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सारा साइड इक्वल होगा। कैसे, देखिए अगर आपने रेडियस r माना है और कहा जा रहा है कि तीनों सर्कल इक्वल है, ठीक है, जो यहाँ पे तीनों साइड को टच कर रहा है और यहाँ पे तीनों सर्कल को भी टच कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए r होगा, ये भी r हो जाएगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा। ठीक है, तो आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे अंदर में जो ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ किया है ये आपका 2r के बराबर है। ठीक है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर आपने सेंटर से जो टेंजेंट पे अगर आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहां पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं इसे आप ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका 2r हो जाएगा एंड यहाँ पे ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, इस इक्विलेटर यहाँ पे जो है ये क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करते हैं तो मैं इसे अलग से बना रहा हूं इस पार्ट को। ठीक है, ये आपका 60 गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का पार्ट था। ठीक है, और ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल, तो ये कितना होगा 120 होगा क्योंकि ओवरऑल 360 होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये क्या है आपका, ये रेडियस ही तो है इस सर्कल का, तो ये आपका आर है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो, ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो और 120 डिग्री एंगल ये बन रहा है और ये दो साइड इक्वल हो, तो रेशियो क्या होता है साइड का 1:1:√3। साइन
ठीक है, साइन एंगल का आप यूज करके, साइन रूल का यूज करके आप इसे निकाल भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको याद रखने कह रहा हूँ कि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये 1 है तो ये आपका √3 हो जाएगा। इट मीन्स अगर ये r है और ये भी r है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका r√3 के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये साइड, ये 60 है। एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल हो और एक कॉमन पॉइंट से आपने इस दो टेंजेंट ड्रॉ किया, दो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है सर्कल का, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है। इट मीन्स ये लेंथ जो होगा यहाँ पे, ये जो आपका लेंथ है, इसको आप कहेंगे ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो अब ये देखिए, अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल 60 है। ठीक है, तो 60 ले लिया आपने, तो ये कितना होगा, 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये r√3 होगा और ये भी आपका r√3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। एक बार अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से आपको इसको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, बहुतों के लिए ये नया चीज होगा। देखिए हमने क्या किया, एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 सर्कल है इक्वल रेडियस का, और ये तीनों सर्कल जो वो एक दूसरे को टच कर रहा है, और यहाँ पे जो साइड है इसको भी टच कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है, हर एक सर्कल दो यहाँ पे साइड को टच कर रहा है ट्राइंगल का, और यहाँ पे ये पता है आपको 60 डिग्री। ओके, ये क्लियर है। अब हम लोग जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट इसको करने के लिए कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सेंटर से इसके टेंजेंट, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको मिलाएंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका हमेशा 90 डिग्री होता है, ये क्लियर है आपको। इसके बाद जो है दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं वो है कि अगर आपने इस सर्कल पे एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका लेंथ जो होता है, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके आपका इस पॉइंट तक, कॉमन पॉइंट तक का लेंथ ये बराबर होगा। मीन्स ए होगा तो ये भी आपका ए होगा। ये क्लियर है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है ये कितना होता है, ये सारा एंगल जो होता है इसका सम करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 360 के इक्वल होता है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ। देखिए ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस हमने आर मान लिया था, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां से आपने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो अभी मैंने बताया प्रॉपर्टी नंबर 1 से आप कहेंगे ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो आप ड्रॉ करोगे तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर आपने ए मान लीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, और इसको आपने डी मान लिया, इसको आपने डी मान लिया, तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपका ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी। ये जो है पार्ट ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल होगा। अच्छा, ये आपको पता है यहाँ पे ये 90 डिग्री हो चुका है, तो यहां से आप ये 90 डिग्री, और ये आपको गिवन है ये 60 है, तो रिमेनिंग ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये आप कह सकते हैं ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं, तो इस पार्ट में देखिए ये 120 डिग्री है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो और 120 डिग्री बन रहा है और दो साइड इसका इक्वल हो, जो दोनों के बीच में क्या है 120 डिग्री है, तो इसका जो रेशियो होता है साइड का वो क्या होता है, 1:1:√3 का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये भी आपका आर ही होगा और ये भी आपका आर ही होगा। ये क्लियर है, ये भी, इसको आप, सॉरी ये आप डी कर लीजिए और ये सी। ठीक है, तो ये आपका R कहलाएगा, तो ये भी आपका R कहलाएगा। अब 1:1:√3 का इसका इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, R√3 होगा। ओके, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस पार्ट से बात करेंगे, एक कॉमन पॉइंट आपने ड्रॉ किया और यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस सर्कल पे, तो ये लेंथ जो होगा जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, AB और AD बराबर होगा, AB और AD बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो एक एंगल 60 है, तो ये दो एंगल तो इक्वल होने वाला है ना, तो 120 का आधा करेंगे तो 60, तो ये भी 60। इट मीन्स क्या हुआ, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ये भी r√3 होगा, ये भी r√3 हो जाएगा। तो अब आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से आपने निकाला कि ये पार्ट जो है, इतना पार्ट इस साइड का वो r√3 है। ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये आपका 2r है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट इधर से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, r√3 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको ये पता है कि जो ट्राइंगल का साइड है वो 8 के बराबर है, तो यहां पे आप कहेंगे 2r√3, 2√3r प्लस 2r प्लस 2r, ये वैल्यू 8 के बराबर है। ओके, यहां तक क्लियर है, ये वैल्यू 8 के बराबर है। देखिए 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो r यहाँ पे क्या आने वाला आपका 4/√3 माइनस 1, 4/√3 - 1 हो जाएगा। इसे सिंपली अगर आप रेशनलाइज करते हैं तो 4 × √3 + 1 अपॉन √3 - 1 × √3 + 1 क्या हो जाएगा, तो 2 होगा। और यहां से ये आ जाएगा 2 × √3 + 1 के इक्वल, 2 × रूट, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, सॉरी, इसको बस आप रिवर्स कर लीजिए, बोलने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, √3 - 1, यहाँ पे 2 × √3 - 1 हो जाएगा। तो आपके पास रेडियस आ चुका है। आपसे पूछा गया एक सर्कल का यहाँ पे एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा, πr²। तो पाई इंटू आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर इंटू √3 - 1 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई इंटू 4, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 -2 √3, ठीक है। तो पाई इंटू अगर 2 कॉमन लेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 2 - √3। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, टाइम आपको मैंने अच्छे से दिया है कि आप इसको समझ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबा क्वेश्चन है, आप पहले राउंड में से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इन a shop A, the cost of packaging walnut is 15% of the cost price of the walnut themselves. If the cost of walnut decreased by 15% and the cost of packaging increased by 20% of the cost of the walnut, then find the percentage change in the cost of the packed walnut. Correct of the two places. And cost of packed walnut means the sum of the cost of walnut and the cost of packaging walnuts. ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है कि पैकेजिंग, पैकेज का कॉस्ट लग रहा है आपको, और वॉलनट का कॉस्ट, ठीक है। और कहा जा रहा है कि वॉलनट का 15%, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3/20 हो जाएगा। तो इसमें ये कहा जाए कि आपका जो वॉलनट का कॉस्ट है उसका 15% है पैकेजिंग का कॉस्ट उसका। तो अगर मैं इसे 20 यूनिट मान लूं कि ये वॉलनट का जो कॉस्ट है वो 20 यूनिट है, तो पैकेजिंग का कॉस्ट कितना होगा, 7, 20 का 15% करेंगे तो 3 यूनिट का हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट के बराबर। अब आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे वॉलनट को डिक्रीज कर रहे हैं 15% से। वॉलनट का जो प्राइस है इसको आप 15% से डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो 15% से जब आप इसको डिक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15% सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका, तो ये वैल्यू आएगा आपका 17। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसको, इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इंक्रीज टू 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वॉलनट, मीन्स अभी जो आपका ये 17 आया है, ठीक है। अब इसका जो अब नेक्स्ट आपका जो पैकेजिंग का कॉस्ट पड़ रहा है इसका 20% है, 17 का अब ये 20% है, तो यहाँ पे 17 का 20% ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17/5, या आप इसे कह सकते 3:2/5। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ओके, अब आपको ओवरऑल टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल जो कॉस्ट आएगा वो क्या होगा, पैकेजिंग प्लस वॉलनट का कॉस्ट। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, और यहाँ पे कितना, आप देखिए यहाँ पे 17 है। और मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में ही, मैंने बताया है आपका प्रैक्टिस सेशन में, कि आप 3:2/5 को ब्रेक करके 3 + 2/5 लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का क्या फायदा है, यहाँ पे देखिए
इसको आप 17 है, यहाँ पे आपका 3:2/5 आया है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 17 प्लस 30 करेंगे तो 3 करेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस 2/5 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है, 20 प्लस 2/5 हो जाएगा। अब देखिए पहले आपका 23 था, अब हो गया 20 प्लस 2/5, तो डिफरेंस कितने का आएगा, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 23 में से पहले 20 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 बचेगा। 3 में से अगर आप 2/5 माइनस करते हैं तो ये कितना आता है, 12/5 हो जाएगा। ओके, मिस यहाँ पे 12/5 का डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन इंक्रीज का है तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और आपको यहाँ पे इसका परसेंटेज डिक्रीज बताना है, परसेंटेज डिक्रीज, तो ये कितना होगा, 12/5, और यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये 5 से करेंगे तो यहाँ पे 20, और 240/23, तो 23 से डिवाइड करने पे ये कितना आने वाला है आपका, 240, एक मिनट, सॉरी ये आपका 15, यहाँ पे 23, 3 प्लस 2/5, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 13/5 होगा। एक बार इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 23 माइनस 20 करेंगे तो 3 बचेगा, उसमें से फिर माइनस 2/5 करेंगे तो ये वैल्यू 13/5 होगा। ठीक है, तो इसे आप 13 कर लीजिए, तो 260, ये होगा 260/23 के बराबर। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर 30 बचेगा, फिर एक बार में जाएगा, और फिर आपका 0.3, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। ये क्लियर हो गया, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस एट a स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल जर्नी। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। एवरेज स्पीड जो होता है ये आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस तो पता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 90 किलोमीटर पर आवर है आपका स्पीड, 120 किलोमीटर पर आवर है, और 150 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस लीजिए, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 इक्वल डिस्टेंस लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए 1800 आ जाएगा एलसीएम। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आएगा, 1800। तो हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया है कि लेट जो आपका जो डिस्टेंस है, इच डिस्टेंस, वो 1800 किलोमीटर का है। ठीक है, तो अब देखिए हर एक को टाइम कितना लगेगा, 90 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे अगर इसको, तो यहाँ पे टाइम क्या लगने वाला है, यहाँ पे ए के लिए, इस पार्ट के लिए तो आप बोलेंगे 20 आवर का। इस पार्ट के लिए कितना लगने वाला है, यहाँ पे 15 आवर का। ठीक है, और इस पार्ट के लिए कितना लगने वाला है, ये पार्ट के लिए आपका हो जाएगा 12 आवर का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए टोटल, अब हम लोग एवरेज स्पीड इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1800 किलोमीटर, 3 बार आपको ट्रेवल करना है तो 3 इंटू 1800 अपॉन टोटल जो है टाइम आपको पता चल गया 20 प्लस 15, ये आपका टोटल टाइम है। ठीक है, तो ये कितना, 15 प्लस 12 27 प्लस 20 करेंगे तो ये आपका कितना हो रहा है, 47। ठीक है, तो यहाँ पे आया 5400/47। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 47 से अगर आप 5400 को डिवाइड करते हैं तो वन टाइम में जाएगा यहाँ पे 7 7 14, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे देखिए वन टाइम में फिर से जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपका 11 आ रहा है तो ऑप्शन 2 होगा। करके भी देख लेते हैं 47, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 23, फिर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, और 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 ही आ रहा है, 114 के आसपास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x minus y equals to 4 and x cube minus y cube equals to 316 xy greater than 0, then calculate the value of x square minus y square। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, हम लोग पहले राउंड में ही करेंगे। ठीक है, आपको देखिए अलजेब्रा में जो है ना, ये जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब पता होना चाहिए और इस पे बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ 2xy। ठीक है, अगर माइनस होता है वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है,
उसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर आपको x प्लस वाई का होल क्यूब चाहिए तो यहां से आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई हो जाता है, और x माइनस वाई का होल क्यूब ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो आपको इस पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। स्पेशली प्री की बात करें तो इस पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ओके, ये क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करूं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस इसको भी यूज कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप इसको यूज कीजिए। ओके, देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई का 4 क्यूब करेंगे, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये पता है 316 है, माइनस 3 इंटू एक्स वाई हमें नहीं पता, एक्स माइनस वाई 4 पता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे ये कितना होता है आपका, ये वैल्यू हो जाता है 4 का क्यूब करेंगे 64, 316 माइनस 4 दिया 12 एक्स वाई। ये क्लियर है। तो एक्स वाई का जो वैल्यू होगा 316 में से 64 चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितना होगा आपका, चालू 6 252 अपॉन 12, डिवाइड करेंगे बाद में 24 और 21 आ रहा है। एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास 21 आ गया, और एक्स माइनस वाई हमें पता है, ठीक है। एक्स माइनस वाई हमें पता है। देखिए एक तो आप यहीं से कह सकते हैं कि एक्स वाई अगर 21 है और एक्स माइनस वाई अगर आपका 4 है, तो एक्स का वैल्यू अगर आप 7 ले लेते हैं, वाई का वैल्यू 3 लेते हैं, तो आपका आंसर होगा 7 माइनस 3 4 हो गया, 7 इंटू 3 21 आ रहा है। यहाँ पे भी आप पुट करें 7 का क्यूब करें 343, वाई का क्यूब करेंगे तो 27, 343 में 27 माइनस 316 ये भी आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ले सकते थे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 49 माइनस 9, ये आपका 40 होगा, ऑप्शन आपका 40 होता है। अच्छा ये तो आप बोलेंगे कि सर आपको दिख गया तो ठीक है, बट अगर नहीं है, ये दिखा नहीं है अगर दिख रहा है तो कैसे करना, तो बस इजिली है, यहाँ पे आप x प्लस वाई निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। 4xy, तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए आप यहाँ पे, और x प्लस वाई का वैल्यू निकालिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफी बहुत बार यूज होता है आपका। x प्लस वाई का स्क्वायर जो होता है, जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब करते हैं तो ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। ओके, तो इस पे आप यूज करके x प्लस वाई पहले निकालिए, ठीक है, और x प्लस वाई पता चल गया आपको, तो इससे आप कहेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है, तो आपको पहले राउंड में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर is 2:3:4 and the sum of the square is 2900, the smallest of the number। ओके, तो देखिए हम लोग तीन नंबर को 2x 3x और 4x मान सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसका करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है। इनका सम हो रहा है कितना, 2900, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 16 9 25 प्लस 4 करेंगे 29, तो 2900 अपॉन 29 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे ये आएगा 20 30 40, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन 20 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट saves 450, then how much did the customer pay for the shirt? Okay, देखिए आपके पास मार्क प्राइस है, यहाँ पे आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर ये 100% अपने आप में है, इसमें से अगर आपने 30% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना आपने, 70% पे, तो आपको यहाँ पे अगर 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 450 रुपए सेव हो रहा है, तो बचत तो आपको हो रहा है, जो डिस्काउंट दिया जाएगा वही तो बचत होगा ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 30% जो है हमारे पास ये आपका 450 के बराबर है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 70%, क्योंकि आपको चाहिए क्या, कस्टमर कितना पे कर रहा है, 70% रुपया पे कर रहा है, तो 70% का वैल्यू तो 450 अपॉन 30 इंटू 70 करेंगे, तो ये वैल्यू कितना होगा आपका 1050,
तो ये आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड के लिए क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ ऑफ 4 इंटू 27 इंटू 3 125, फिर है 5 इंटू 11 इंटू 16 इंटू 49 इंटू 81, लास्ट है आपका 7 8 और 9 इंटू 25, ठीक है। पहले तो आप एचसीएफ समझिए होता क्या है। एक ऐसा नंबर जो होगा, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे तीनों नंबर जो आपका बन रहा है, इस यहाँ पे ये तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। वो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। ओके, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको फास्ट करने का तरीका क्या है कि इसको सबको आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3125 है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कैसे, 25 से डिवाइड कीजिए। तो 25 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6 तो 25 दूना 50, फिर आपका आएगा कितना, फिर एक हाँ 25 इंटू 125 हो गया। तो देखिए चार को यहाँ पे जो 4 इंटू 27 इंटू 3125 है, इसको आप 2 का स्क्वायर, यहाँ पे इसको आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 5 कितने बार आएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ से और 5 का क्यूब, तो 5 टू द पावर 5 आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर हो क्या है, 5 इंटू 11 इंटू 16 इंटू 49 इंटू 81। यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, 5 इंटू 11 इंटू 2 का है, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, 16 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 25, तो ये हो गया 7 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सबसे जो सब में कॉमन है ना, ये हम लोग बचपन में सीख चुके हैं ये मेथड, ठीक है। जो सब में कॉमन है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर सब में कॉमन है, ठीक है। 2 का स्क्वायर यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपका जो एचसीएफ होगा, जो सब में आ रहा है ना वो नंबर लीजिए, 2 का स्क्वायर तो होना ही होना है। उसके बाद देखिए 3 का आप क्या ले सकते हैं, लोएस्ट पावर जो सब में आ रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 4 है, 3 का क्यूब है, तो 3 का स्क्वायर तो सब में है, तो 3 का स्क्वायर ले लीजिए इनटू यहाँ पे 5 अगर आप लोग देखिए तो सब में एक एक 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 है, तो सब में एक 5 तो है ही, ठीक है। तो 5 ले लेंगे, तो ये वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4, 36 इंटू 5 करेंगे तो 180 होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इजी क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो इनिशियल राउंड में क्या है, आपको बिना किसी लोड का जो आप इजीली कर सकते हैं ना, उसको आप बहुत जल्दी निपटाते जाइए, ठीक है। ओके, तो इसमें आपका टाइम बचेगा, तो आप अपने टाइम को यूज कर सकते हैं बड़े क्वेश्चन के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए एंड बी टू ट्रेन रनिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 54 सेकेंड एंड 34 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, दे क्रॉस ईच अदर इन 46 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेन T1 है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, जब इसे क्रॉस कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा। देखिए जब भी आपको एक कोई पोल हो, एक ट्रेन हो, अगर वो कोई ट्रेन या बस पास कर रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे हमेशा ट्रेन के लेंथ के, जो लेंथ होगा आपका उसके बराबर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो L1 के बराबर है, ठीक है। और इसका स्पीड हमें पता है S1, मान लेते हैं कि S1 इसका स्पीड है, SA ट्रेन ए है, तो ऐसे इसका स्पीड मान लेते हैं। तो लेंथ अपॉन LA अपॉन स्पीड करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या आने वाला है, टाइम आने वाला है, जो कि 54 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो LA का वैल्यू यहाँ से कितना है, 54 इंटू SA हो गया। उसी तरीके से इधर से ट्रेन जा रही है, दूसरा ट्रेन है ट्रेन बी, ठीक है। LB यहाँ पे लेंथ इसका B मान लेते हैं और इसका स्पीड SB मान लेते हैं, ठीक है। जब इस पर्सन को क्रॉस करेगी तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बी और स्पीड आपका इसका SB है और टाइम कितना लग रहा है 34 सेकेंड, ठीक है। तो LB हमारे पास कितना होगा 34 इंटू SB, 34 इंटू SB लेंथ ऑफ ट्रेन B जो होगा ये आ गया आपके पास। ओके, अब ये दो ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ये LA लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ठीक है। और इसका स्पीड SA है, इसका स्पीड आपका SB है। तो अब जो डिस्टेंस कवर होगा इन दोनों के लेंथ के सम के बराबर होगा। तो अब जो डिस्टेंस है वो क्या है, LA प्लस LB अपॉन SA स्पीड ऑफ A प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड, उसको क्या करेंगे, स्पीड को आप ऐड कर देंगे, दोनों स्पीड में आप क्या करना है, आपको ऐड करना है। अगर सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड करना है, सेम डायरेक्शन रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है
अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो हम लोग रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एस ए प्लस एस बी होगा, और ये वैल्यू आपका 46 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से एल ए प्लस एल बी इक्वल टू 46 एस ए प्लस 46 एस बी हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया यहाँ पे स्पीड का रेशियो, तो हम लोग लेंथ को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 54 एस ए प्लस 34 एस बी इक्वल टू 46 एस ए प्लस एस बी इंटू 46। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जब आप इसे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 46 है 54 है तो ये आपका 8 आ जाएगा, 8 इंटू एस ए, और यहाँ पे 34 और यहाँ पे ये आएगा तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा कितना, 12 के बराबर। हाँ, ये वैल्यू 12 के बराबर होगा। ठीक है, तो एस ए अपॉन एस बी जो हमारे पास आने वाला है 12/8, जो कि हो जाएगा 4×3 = 4 2 8, 3:2 का रेशियो। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो इजी क्वेश्चन था, हम लोग फर्स्ट राउंड में से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, P does half as much work as Q and R does half as much Q and R does half as much work as P and Q together. If R alone can finish the work in 120 days, then together all will finish the work in how many days? Okay, देखिए P और Q, ठीक है, तो यहाँ पे जो इफिशियंसी की बात कर रहे हैं कि P जो है जित वो Q का आधा काम कर पाता है। मीन्स ठीक है, अगर मैं Q को मान लेता हूं कि वो 1 यूनिट टाइम में 2 काम करता है, तो P जो है वो कितना काम करेगा, बस 1 काम करेगा, इसका आधा। ठीक है, अब यहाँ पे R और P प्लस Q के बारे में ये रिलेशन निकालना है। देखिए R जो है वो P प्लस Q का आधा काम कर पाता है इफिशियंसी, मान लेते हैं कि अब यहाँ पे देखिए P प्लस Q हमने क्या रखा है, 1 और 2, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 यूनिट। तो मैं यहाँ पे से 3 यूनिट ले कि 1 यूनिट टाइम में ये 3 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, तो 3 यूनिट काम कर रहा है तो आर कितना काम करेगा, इसका आधा, मिस ये 3/2 काम करेगा। ओके, ये क्लियर है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर जो है वो अकेले जब काम करता है तो 120 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है। तो हमने यहाँ पे एक दिन का काम निकाल लिया, एक दिन का काम निकाल लिया, और ये कितना है 120 डेज में, सॉरी 3/2। एक दिन में आर के बारे में क्या है, एक दिन में ये 3/2 वर्क करता है। ठीक है, तो 120 दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 120 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 180 वर्क। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 180 वर्क होगा। ये क्लियर है। तो टोटल वर्क की अगर बात करें कि टोटल वर्क कितना होगा, तो 180 वर्क आ रहा है। ओके, अब देखिए अगर ये सब साथ में काम करेंगे पी क्यू आर, तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका जो टाइम है वो क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। टोटल वर्क हमें पता है, और अगर सबका इफिशियंसी मिला दे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 + 3/2, तो ये कितना आ गया आपका 9/2 के बराबर। तो ये आपका जो है इफिशियंसी ऑफ आर प्लस पी प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे टाइम चाहिए, तो 180 वर्क करना है, 9/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 के बराबर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द माइनर सेगमेंट AXB shown in below figure is use √3 equals to 1.732 and correct to 1 decimal place. ओके, देखिए यहाँ पे जो है ये कैलकुलेशन, ये जो क्वेश्चन है इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटिव होगा। कैसे आप बता सकते हैं, देखिए एक तो यहाँ पे √3 का वैल्यू डेसिमल में लेना है, सेकेंड थिंग यहाँ पे रेडियस भी आपका बड़ा है, और पाई का वैल्यू जो होगा यहाँ पे पाई भी इन्वॉल्व होगा, तो कैलकुलेशन ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, तो इसको आप पहले राउंड के लिए स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को करेंगे, जितना हो सकता है इसको इजी कराएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें एरिया चाहिए इस पार्ट की, ये जो है इस पार्ट का हमें एरिया चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस टोटल में से, ये जो है आपका टोटल, ये मान लीजिए ये टोटल बन रहा है, इस टोटल में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस पार्ट को, ये पार्ट अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आप जो है पर्पल एरिया आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि येलो एरिया में से अगर आप माइनस कर दें, येलो में से अगर आप माइनस कर रहे हैं किसे, ग्रीन को, ग्रीन एरिया को, तो आपका क्या आने वाला है, पर्पल, और यही पर्पल क्या होगा आपका आंसर होगा।
इसी का तो एरिया पूछा गया था आपसे, ठीक है। अब येलो जो पार्ट है अगर आप देखें तो ये एक सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका जो फॉर्मूला आता है ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा होता है, ठीक है। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 अपॉन इंटू थीटा। तो यहाँ पे देखिए पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 28 इंटू 28 अपॉन 360 इंटू थीटा का वैल्यू 60। और ग्रीन जो है यहाँ पे क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है और ये दो साइड आपका बराबर है, तो आपका रिमेनिंग जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 60-60 बनेगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल भी आपका 60 आ जाएगा और ये भी आपका 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन एरिया जो क्या होगा, √3/4 इंटू 60 सॉरी 28, क्योंकि रेडियस लेना है, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा आपका 28 इंटू 28, ठीक है। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए इसे हम लोग अगर पाई को रिप्लेस कर दें तो 60 से आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 22/7 इंटू 28/3 इंटू 14 माइनस 4 से करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, और 28 इंटू 7 करते तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 196, 856, हाँ 196 होगा, इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, ये हमें लेना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में चला जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये वैल्यू कितना होगा 28 दूना 56, 56 दूना 112, और 112 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा 2, 2 1 3, फिर 2 और यहाँ पे 1, 1232। तो ये वैल्यू आपका 1232/3 आया माइनस। अब यहाँ पे देखिए 196 को 1.732 से करेंगे तो काफी कैलकुलेशन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 196 को आप ले सकते हैं 200 - 4 इंटू 1.732। अब आप कैलकुलेट कीजिए तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए 1232 को जब 3 से डिवाइड करते हो तो होता है 3 चौका 12, यहाँ पे आपका 1, फिर 0.666 ले लीजिए, माइनस 200 में से यहाँ पे जब ये कर रहे हैं तो वन पहले तो आप 200 इंटू 1.732 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 32 दूना 64 और 17 दूना 34, और यहाँ पे देखिए 3 नंबर के बाद यहाँ पे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो कैंसिल और एक और है तो यहाँ पे 346.4 आ जाएगा, ठीक है, 346.4 आएगा। नेक्स्ट आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितना होता है आपका, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 7 चौका 68, 1 69, 6.928, ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 6.928, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 2 10, 7 2 9 1 10, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, फिर 3 और यहाँ पे 3, तो ये वैल्यू कितना आया 339.472। तो इस तरह से करने पे आपको क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान लगेगा, ओके, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे 6 में 9 7 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप 5 में से 4 गया 1 होगा, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे 71 आ जाएगा, हाँ 71 आएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितने के बराबर 71.94, जो कि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ओके। इसको आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 71.2 के बराबर, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a room there are some girls and some benches. If 5 girls sit on each bench, 2 girls will be have no bench to sit on. If there are 2 bench less, 6 girls can sit on each bench. What is the difference between the number of girls and the number of benches? ठीक है, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स मान यहाँ पे एक बेंच पे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है मान लेते हैं कि बेंच जो है इसका जो है एक्स है, ठीक है। तो पहले कंडीशन वन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5 बच्चे जो है वो एक बेंच पे बैठ रहा है तो कितना हो जाएगा x इंटू 5, और 2 गर्ल्स को बैठने के लिए जगह नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर प्लस कर देंगे तो ये टोटल गर्ल होगा, टोटल गर्ल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 2 बेंच कम होता, इफ देयर आर 2 बेंच लेस, तो 6 बच्चे जो है वो कंप्लीट एक पे बैठते तो कंप्लीट गर्ल्स हो जाता। तो अब मान लीजिए अब जो है कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग 2 बेंच कम है तो x - 2,
अब हर बेंच पे 6 बच्चा बैठ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, x माइनस टू इंटू सिक्स इक्व टू एक्स इंटू फाइव प्लस टू। ये क्लियर है? तो इसे सॉल्व करें तो ये कितना होगा आपका, 6x माइनस 12 इक्व टू 5x प्लस टू। तो x प्लस 12 दो 14 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 14 आया। आपसे पूछा क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बेंचेस। ठीक है, तो बेंच का वैल्यू कितना है 14, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, तो 14 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया, 12 इंटू 6, 72 के बराबर। ठीक है, ये कितना हो गया 72, और 72 में से 14 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितना आता है 58। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, पहले राउंड में कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person borrow two equal sum of the same days at 10% at 8% per annum respectively. He finds that he repay the former sum with the simple interest of 2 years before the repayment of the later sum. Then he will have to pay the same amount of 5400 in each case. Find the sum borrowed. Okay, देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट जो होता है आपका ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अगर इन दोनों ये जो है आपका सेम है, सॉरी हाँ ये दोनों जो है यहाँ पे आपका सेम हो रहा है, दोनों कंडीशन में आपका जो है अमाउंट है वो सेम है, प्रिंसिपल भी आपका सेम है, तो जो भी चेंजेज आएगा वो इंटरेस्ट के कारण आ रहा है चेंज। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू आपका क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। अब प्रिंसिपल तो आपका सेम है, प्रिंसिपल आपका सेम हो रहा है, तो जो भी आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आर इंटू टू पे वैल्यू करेगा, आर इंटू टी के पे वेरी कर रहा है आपका इंटरेस्ट। ये क्लियर हो रहा है? तो अगर आप मान लीजिए पहला केस 1 और केस 2, पहले में इंटरेस्ट आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है, टाइम हमें नहीं पता। दूसरे केस में यहाँ पे आपका T1 टाइम ले लेते हैं, और दूसरे केस में आपका ये 8 है और यहाँ पे ये टाइम हमें नहीं पता, तो इसको T2 ले लेते हैं। तो देखिए अगर इसको सेम होना है तो यहाँ पे आप 8 ले सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको 8 ले लूं और इसको आपको 10 ले लूं तो 80-80 हो जाएगा दोनों के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? क्योंकि इंटरेस्ट जो होगा ये सेम कब बनने वाला है, यहाँ पे जब आपका इंटरेस्ट भी सेम हो दोनों केस में, क्योंकि प्रिंसिपल सेम हो रहा है, फाइनल इंटरेस्ट भी सेम आना चाहिए, तो ही आपका अमाउंट भी सेम हो जाएगा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको प्रिंसिपल तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम और रेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सेम होना चाहिए। ये देखिए मैंने आपको बता इसलिए रहा हूं कि आप इसको बाद में जब हो तो आप इजीली कर सके, वरना आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कह सकते हैं कि, और यहाँ पे दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, ये 8 हो गया ये 10 हो गया। तो पहले केस का जो टाइम है वो 8 ईयर है, दूसरे केस में जो है वो 10 ईयर के लिए ले रहा है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो आपसे सम पूछा गया था कि सम कितना बोरो हुआ है, तो आपको अमाउंट टोटल पता है 5400 है, प्रिंसिपल पी मान लीजिए, दूसरे में प्रिंसिपल पी, और किसी भी एक को ले लेंगे 10 इंटू 8, मैंने पहले वाले कंडीशन को लिया है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4/5, तो 9p अपॉन 5 5400। ठीक है, 9 से करेंगे तो यहाँ पे 600 होगा, और प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ जाएगा 3000 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ऑप्शन 1 यहाँ पे ये करेक्ट आ रहा है। सॉरी, आपसे पूछा गया फाइंड द सम बोरोड, ये वैल्यू आपका 3000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the product of two fraction is 28/5 and their quotient is 35/12, the greatest fraction is what? Okay, देखिए यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट आपका 28 ये गिवन है आपको, ठीक है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा ये बताना है। ओके, तो ये x इंटू वाई ये आपको पता है 28/15 है, और x अपॉन वाई ये आपको 35/12 गिवन है। तो मैं मान लेता हूँ कि x जो है वो आपका 35 के है, y जो है ये आपका 12 के है। ये कर सकते हैं, रेशियो आएगा 35/12, और यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इसको, तो 35 के इंटू 12 के
इक्वल टू 28/15 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से डिवाइड करें, 7 बचे 35, 7 चौको 28 हो जाएगा। और यहाँ पे अब 4 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो के स्क्वायर का वैल्यू 1/15 स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास के का वैल्यू 1/15 आ गया। ओके, आपसे पूछ तो नंबर क्या क्या होगा, एक्स हो जाएगा 35 इंटू 1/15 और y कितना होगा 28 इंटू 1/15। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटेस्ट कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा। ठीक है, तो x बड़ा होगा y से। ठीक है, तो x का वैल्यू आपसे पूछा गया 35/15 जो कि 7/3 के बराबर होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। If the data related to the vacant a seat for AC first class is represented by pie chart, then the central angle of the sector representing the vacant seat for AC first class for Wednesday. Okay. देखिए ये जो AC फर्स्ट क्लास है इसके बारे में बात किया गया है कि इसकी जो वैल्यू है इसको हर सप्ताह में इसको क्या किया जा रहा है कि आपका पाई चार्ट पे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके वेडनेसडे में जो ये आपका 130 है ये कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मैंने आपके पाई चार्ट में ये कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर आपके पास ये जो पाई चार्ट है कि टोटल वैल्यू जो होता है ये आपका 100% होता है और ये आपका एंगल के बारे में बात करें तो ये 360 के बराबर होता है। तो आप किसी वैल्यू को इसमें इक्वेट कर सकते हैं इन तीनों टर्म में से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप टोटल निकाल रहे हैं ये टोटल कितना आएगा तो अब इसे निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अगर देखें तो 100 कितने बार आ रहा है 5 बार, तो आप इसको 500 कर लीजिए प्लस अब इसे काउंट 4 2 6 3 9 9 2 11 3 14 और 5 यहाँ पे 2 है तो 5 5 10 तो 150 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 650 के बराबर है। मिस टोटल जो है आपका अगर हम लोग बात करें तो 360 डिग्री में यहाँ पे जो आपका कंप्लीट सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 360 बनेगा। तो 360 डिग्री जो है ये कितने के बराबर है, ये आपका 650 के बराबर है। ठीक है, आपसे वेडनेसडे के बारे में पूछा गया तो ये 130 है। तो 130 यूनिट वैल्यू जो डिग्री में कितना हो जाएगा यहाँ पे कर सकते हैं 650 इंटू 130 कीजिए तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा और सॉल्व करने पे ये आएगा 72। तो इजी क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 जीरो है तो ये कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। उसके बाद आप अगर देखिए तो कभी भी आपका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उसमें आपका यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं आता है। ठीक है, कभी भी 8 नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। कभी भी 2 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है, ये क्लियर है। और आपका यहाँ पे 5 आता है, 6 भी आता है, 9। तो 2 8 7 कभी भी आपका यूनिट डिजिट नहीं आता जब आप एक परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो ऑप्शन 1 गलत है, 2 गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी, ये ऑप्शन 4 ही सही होगा। ओके, वैसे ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है अगर आप इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका, और ये आपका 97 का स्क्वायर हो रहा है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Pawan, Raja and Suresh can do a work in 12, 24 days and 16 respectively. They start a work doing it alternatively. If Pawan has started then followed by Raja and Suresh so on, then how many days are needed to the same work? Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पर्सन है, पवन, पी से पवन, आर से राजा और एस से सुरेश। ठीक है, ये जो है ये 12 दिन में कर रहा है, ये आपका 24 दिन में कर रहा है और ये आपका 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग टोटल वर्क जो है इसके एलसीएम के बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा वो 12, 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा 48। ये हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क इतना है। और इफिशियंसी की इक्वल क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। तो P का इफिशियंसी कितना होगा 4 होगा, R का इफिशियंसी कितना होगा 2 होगा और S का यहाँ पे इफिशियंसी कितना होगा 3 होगा। तो P जो है वो एक दिन में 4 काम करेगा, R 2 काम और S जो है वो 3 काम करने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले काम करने कौन आएगा, पवन आएगा, उसके अगले दिन फिर कौन आएगा, आपका राजा आएगा और उसके अगले दिन सुरेश आएगा। तो अगर यहाँ पे हम 3-3 का लूप बना देंगे, पहले आएगा पवन, फिर आएगा राजा और फिर सुरेश, फिर नेक्स्ट पवन आने वाला है, फिर राजा आएगा, फिर सुरेश आएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे पवन आएगा, फिर राजा आएगा, प्लस सुरेश आएगा। तो इस तरीके से काम होते चला जाएगा आगे। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग 3 दिन की बात करें तो ये यहाँ पे 3 दिन लिया जा रहा है, तो 3 दिन में कितना काम होगा 4 2 6 प्लस 3। तो 3 दिन में हम लोग कहेंगे यहाँ पे 9 वर्क कंप्लीट होगा।
3 दिन में हमारे पास कितना काम होने वाला है, 9 वर्क कंप्लीट होगा। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, 48। सबसे पहले अगर इसके पास जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग अगर 5 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दिन में 45 वर्क हमारे पास कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, अब ये 3-3 का लूप चल रहा था, तो जो आपका 15 दिन बीतेगा यहां तक एक लूप फिर खत्म हो गया, ये आपका टोटल 15 डेज कंप्लीट हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। मान लेते हैं यहां तक में 15 दिन कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए इसके बाद फिर कौन आएगा, पी काम करने आएगा, और पी जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, बट आपको काम अब कितना करवाना है, बस 3 ही काम करवाना है। तो अब P जो है वो 3 काम करने में कितना टाइम लगेगा ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन में वो 4 काम करता है, तो 3 काम करने में कितना समय लगेगा, 3/4। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल वर्क, ये 15 दिन तो लगा ही, साथ में ये 3/4 काम P के द्वारा किया जाएगा। तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, 15.75 डेज। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train set off a journey of covering 540 km. It covers 3/4 distance at a speed of 135 km per hour. Due to some malfunctioning, the speed dropped by 1 km per hour. If the average speed of the whole journey was 120 km per hour, find A. Okay, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है आपके पास 540 है। ठीक है, अगर हम लोग एवरेज जो आपका बात कर ले पहले यहाँ पे कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, ये आपका टोटल डिस्टेंस 540 है, और इसके लिए जो एवरेज आपका जो स्पीड आया है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, से ये किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां से टाइम हमारे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं 540 अपॉन 120। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 6 से करें 6 9 54 6 2 12 9/2 आएगा। तो ये यहाँ पे टाइम कितना 9/2 आवर आने वाला है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हम लोग इस 9/2 के बारे में बात करेंगे। अब केस 1 जो हो रहा है कि 3/4 डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस था आपका 3/4, तो 540 का आप पहले यहाँ पे 3/4 डिस्टेंस ले लीजिए। तो ये वैल्यू कितना होगा, 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 540 जाएगा 135 इंटू 3, 135 इंटू 3 किलोमीटर। रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचेगा, 135 इंटू 4 बचेगा, क्योंकि अब सॉरी एक बार 135 इंटू 4 नहीं होगा, 135 ही बचेगा सर, 35 इंटू 1/4 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 135 किलोमीटर है। ओके, यहाँ पे देखिए इसको कवर करने में जो स्पीड है आपका 135 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड, इस वाले केस में स्पीड भी हमें पता है, तो टाइम कितना लगने वाला है ये निकाल सकते हैं। 135 इंटू 3, इसको डिवाइड कर दिए इसके स्पीड से जो कि है 135 से, तो 3 से 3 कैंसल, तो 3 घंटे का यहाँ पे समय लगा। अब देखिए 3 घंटे आपने यूज कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ पे ये 4.5 है, ये वैल्यू 4.5 आवर है। तो आपने यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1.5 आवर, इसको आप कह सकते हैं 3/2 आवर। ठीक है, और 135 किलोमीटर कवर करना है, तो 135, अब यहाँ पे आपके पास स्पीड कितना आएगा ये निकाल सकते हैं, 135 अपॉन 3/2, तो ये सॉल्व होकर 90 आ जाएगा आपका, 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ये सॉल्व होके ये कितना आ रहा है आपका 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे देखिए फाइंड ए का वैल्यू ड्यूरिंग ए ड्रॉप बाय स्पीड ऑफ ए। ठीक है, मीन्स आपका जो यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपका जो भी इनिशियली स्पीड था और जो आपका फाइनल स्पीड है कितने का ड्रॉप हुआ है। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो पहले आपका स्पीड कितना था 135 किलोमीटर पर आवर, बाद में ये कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों में कितने का डिफरेंस है 45 किलोमीटर पर आवर। तो यही वैल्यू तो आपका ए है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a person covered a distance of 140 km at a speed of 35 km per hour, another distance 180 km at 45 km per hour, and third distance 275 km at 55 km per hour. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है एवरेज स्पीड कितना होता है, ये निकाल सकते हैं इजीली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे देखिए 140, 180, ये दोनों को मिला के ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 320 और यहाँ पे 275 ऐड करेंगे। 320 में 200 ऐड करिए पहले, तो ये हो गया कितना, 520 प्लस 75 करेंगे तो 595 हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ये 595 है अपॉन, अब हम लोग यहाँ पे टाइम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। 140 को डिवाइड करेंगे 35 से, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, 180 को डिवाइड करेंगे 45 से, तीसरे कंडीशन में 275 को डिवाइड करेंगे 55 से, ठीक है। तो 595 अपॉन 35 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 4 आएगा। 45 चौका 180 होता है और 55 पचे होता है 275, ठीक है। तो 595 अपॉन 4 16 5 21 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 4 8 5 13 होगा, ठीक है। और ऑप्शन देखिए यहाँ पे 13 वाला जो फ्रैक्शन हो रहा है वो एक ही है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। वैसे इसको सॉल्व को 13 चौका 52, 7 बचेगा यहाँ पे, 7 13 पचे 65 फिर, और यहाँ पे बचा 10 और ये 13 आएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इक्वल टू 8, 6, b इक्वल टू 0, 0, c इक्वल टू -8, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, देन द कोऑर्डिनेट इन द सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज व्हाट। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे जो है आपके पास जो है ये वैल्यू जो है, देखिए, और यहाँ पे हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये मान लीजिए 8 और 6 है, ये आपका 0 0 है, ठीक है। और यहाँ पे ये -8, 6, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अगर दो पॉइंट गिवन हो, लेट्स सपोज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है कोऑर्डिनेट, और इसके बीच का डिस्टेंस पूछा जाए PQ, तो PQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेकंड, कि यहाँ पे अगर आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन हो, ये A है x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3, और ये मान लीजिए ये लेंथ A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो और आपको इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर जो है आपका, इसके बारे में पूछा जाए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। x और y मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट है, तो x इक्वल टू क्या होगा, a x1 प्लस बी x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, a इंटू y1 प्लस बी इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको पता है तो अब आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकाले 0, ये कितना हो जाएगा, 0 -8 का 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा, तो ये आपका 10 आएगा। उसी तरीके से ये भी लेंथ जो होगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा, और ये 10 के बराबर होगा। एंड ये लेंथ कितना होगा आपका, 8 - 8, तो यहाँ पे करेंगे तो ये 16 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो मान लेते हैं ये r यहाँ पे इन सेंटर जो है वो आपका xy है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ax1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से प्लस 16 इंटू 0 प्लस यहाँ पे -8 इंटू 10 करेंगे अपॉन a प्लस बी प्लस सी, तो 10 10 20 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 16 36 के बराबर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 80 और ये 80, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और ये 0 होगा, तो x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन 2, तो यहीं से आप करके इसको आप डायरेक्टली बढ़ सकते थे, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ओके, बट y भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, आपको पूरा पता होना चाहिए। देखिए 10 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 16 इंटू 0 हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आपका 10 इंटू 6 होगा अपॉन 36, तो ये कितना हो गया आपका 120 अपॉन 36। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा, 12 या 36, 10/3। तो x और y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 10 0 और 10/3, जो कि ऑप्शन 2 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द 5 कंपनी ABCD in the given year, which of the company earned the maximum profit percentage of loss in the year 2021। ओके,
यहां पे देखिए किस कंपनी में लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर से है वो एक्सपेंडिचर है और इनकम जो है वो आपका ये येलो ऑरेंज कलर से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम होगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे, देखिए ए में आपका क्या हो रहा है, ए में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, अब बी हमें लेना है, बी में देखिए आपका यहाँ पे इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सी अगर सी की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डी की बात करेंगे तो डी में देखिए प्रॉफिट हो रहा है और ई में भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। जहां भी इनकम ज्यादा हो जाएगा एक्सपेंडिचर से तो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, तो ई ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन तो है नहीं। तो देखिए दो ही ऑप्शन है जहां पे हमें चेक करना है, वो कौन सा है, एक तो ए और एक सी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लॉस किस में हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 10 यूनिट का लॉस हो रहा है और यहाँ पे जो इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 45 है, 10/45। दूसरे केस में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए सी वाले में यहाँ पे ये कितने का हो रहा है, 5 का लॉस हो रहा है अपॉन ये कितना है, 45 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो एक्सपेंडिचर है दोनों केस में सेम है। इसमें अगर आपको परसेंटेज में निकाला तो इंटू 100 करते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बट करने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं था। 45 देखिए दोनों केस में सेम है, तो जिसमें आपका लॉस जितना ज्यादा होगा उतना वही आपका आंसर होना चाहिए, जिसमें आप, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम है। ठीक है, तो आपका जिसमें ज्यादा लॉस होगा वही आपका मैक्सिमम लॉस देगा। तो ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे, सॉरी ए जो है इसी में आपका मैक्सिमम लॉस होगा, तो ये आपका आंसर होगा। नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी था, यहाँ पे आप कर सकते थे, इसको डिवाइड करते जो भी आपका ज्यादा लॉस दिखता वो होता, बट ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना था। ओके, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको टाइम बचाना है इस क्वेश्चन में। देखिए if 75% of A is equals to 50% of B and B is X% of A, then what is the value of X? ओके, सॉल्व करते हैं। 75% कहा जा रहा है A का इक्वल है 50% ऑफ B का, तो A अपॉन B अगर रेशियो निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुना 50, 25 या 75। तो B जो है वो A का X% है, B जो है वो A का X% है, मिस 3/2 इंटू 100, इसके बारे में जो है ये वैल्यू X के बराबर है, तो ये कितना हो गया आपका 150 के बराबर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। बेसिक क्वेश्चन पहले राउंड में कंप्लीट करना था, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत डिटेल वे में हर क्वेश्चन को बताया कि इसमें आपको स्किप करके सेकेंड राउंड में करना है। ठीक है, तो पेपर करने का भी एक तरीका होता है और आपको कम से कम जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से आपको उतना ही ज्यादा कंफर्ट फील होगा पेपर में। ठीक है, और अब आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।